दोस्तों, हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजा है। अगला नंबर किसका? केजरीवाल का या तेजस्वी यादव का या लालू यादव का या फिर राहुल गांधी का या ये कहे बारी बारी सबका? आखिर कौन होगा ईडी का अगला शिकार? आखिर बीजेपी चाहती क्या है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले सारा विपक्ष जेल चला जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, बीजेपी कहती है कि ये सब भ्रष्टाचार के नाते हो रहा है, भ्रष्टाचार की कार्रवाई के चलते ये सब हो रहा है। दोस्तों, हम भी मानते हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर विपक्ष के खिलाफ ही क्यों? अगर बीजेपी सिद्धांतों पर बनी रहती तो अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, बहुत लंबी लिस्ट है, ये बीजेपी पार्टी में अहम पदों पर विराजमान ना होते। विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा आरजेडी नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव से लेकर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, अशोक गहलोत के बेटे, शरद पवार के रिश्तेदार, शिवसेना यूबीटी के संजय रावत, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केसीआर की बेटी तक पर ईडी की किसी न किसी तरह की कार्रवाई चल रही है। नेहरू गांधी परिवार में सोनिया और राहुल भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। यानी चुनाव से पहले पूरे के पूरे विपक्ष पर ईडी का किसी न किसी तरह का मामला है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार समन भेजा और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, क्या पता कल ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार हाल ही के दिनों में लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी और बेटी भी केस में शामिल है। लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े ऐसे 7 मामले हैं जिसकी केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती आरोपी है। लोकसभा चुनाव से पहले ईडी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा दी है। मानेसर जमीन अधिग्रहण में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए ईडी ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब 7 घंटे पूछताछ की। 12 दिन के भीतर ईडी ने दूसरी बार हुड्डा से पूछताछ की है। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी को इसी मामले में उनसे करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने पुणे में इसी महीने बारामती एग्रो से जुड़े 6 ठिकानों पर छापा मारा था। ये कंपनी शरद पवार के पोते रोहित पवार से जुड़ी हुई है। बताया गया कि ये छापेमारी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में की गई। कंपनी पर 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा। ईडी ने नवंबर महीने में गांधी परिवार से जुड़े एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। इनमें 662 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल की और 90 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया की है। ईडी के अनुसार इन सारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया था और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत फिलहाल अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आरोपी है और फिलहाल जमानत पर है। ईडी ने मंगलवार को बीएमसी के खिचड़ी घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के छोटे भाई संदीप राउत से पूछताछ की। वैसे खुद संजय राउत भी ईडी के निशाने पर रहे। संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट की ओर से नवंबर 2022 में जमानत दे दी गई थी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी कथित बंगाल स्कूल रोजगार घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। ईडी कार्यालय से बाहर आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने कथित स्कूल रोजगार घोटाले की जांच में सहयोग किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे भी ईडी के निशाने पर हैं।
नवंबर महीने में ही ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी कर पूछताछ की थी। मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने बताया था कि उन्हें फेमा के तहत समन दिया गया था, लेकिन उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, विपक्षी नेताओं के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है, उनमें कुछ मामले तो सीधे उन नेताओं से जुड़े हुए हैं और कुछ मामले रिश्तेदारों या फिर कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर है। कुछ मामलों में तो गिरफ्तारी हुई है और कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज है। कुछ मामलों में सिर्फ समन भेजा गया और कुछ मामलों में कथित तौर पर जानकारी निकालने के लिए ही पूछताछ की गई है। दोस्तों, कहने को तो भाजपा कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की बदनामी हो रही है। जी हां, भारत भ्रष्टाचार अवधारणा के सूचकांक पर भारत एक साल में 8 अंक गिर गया। लेकिन इतनी बड़ी खबर की हेडलाइन मीडिया में वैसी नहीं बनी जैसी 10 साल पहले बना करती थी। तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाने में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) की रिपोर्टों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में गिरकर भारत फिर लगभग 10 साल पहले जितना ही स्थान पर पहुंच गया, तब इसको लेकर शायद ही कोई शोरगुल है। भारत TI सूचकांक में 94 नंबर पर था। ताजा जारी 2023 के सूचकांक में 85 से 93 स्थान पर आ गया है। यानी भारत को आज लगभग उतना ही भ्रष्ट देश समझा जा सकता है जितना 12 साल पहले समझा गया था। अब भ्रष्टाचार के नाम पर ईडी CBI के जरिए राजनीति करने का भी क्या ही फायदा, जब 12 साल बाद भी भ्रष्टाचार वहीं का वहीं खड़ा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।